देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा एक चीज को जरूर ध्यान रखना है कि आप साइंस को जब भी पढ़ते हैं उसको रटने की कोशिश न करें, सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करें। सभी सब्जेक्ट सरल होते हैं और समझने का केवल दो ही तरीका है। पहला, आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि क्या वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तथा साथ में आपने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है वो भी आपने अपनी इच्छा के अनुरूप किया है। आपने जो प्रीवियस वीडियो जो थी, इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था जेनेटिक्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में हमने, और इनहेरिटेंस के बारे में। और साथ में मैंने बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स किसके कहते हैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो अभी देखेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या काम किए थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करना है आज हमें। तो मैं टाइटल का नाम भी लिख देता हूं, ग्रिगोर जॉन मेंडल। देखिए यहां फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे क्रॉस ब्रीडिंग पे, परंतु इन्होंने जितना सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था उससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया था। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। एक बार और मैं लिख देता हूं, पहले भी मैंने बता रखा है आपको, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ओके, अब बात आती है कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रियन अंपायर में। आजकल उसको चेक गणराज्य बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं चेक गणराज्य, इंग्लिश में कहते हैं जैक रिपब्लिक बोलते हैं। तो उस समय उनका नाम था ऑस्ट्रियन अंपायर बोलते थे। उसमें जन्म हुआ था इनका 20 जुलाई को, है ना। इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुए थे, 20 जुलाई 1822 को इनका बर्थ हुआ था। ये हुआ था इनका बर्थ के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, इनका जन्म हुआ। जिस साइंटिस्ट ने इतना काम किया है तो उसके सम्मान में हमें थोड़ी सी जनरल जानकारी होनी चाहिए। लगभग 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। फ्रॉम 1856 इनकी जो रिसर्च थी, रिसर्च में इन्होंने टाइम कितना दिया है, बहुत लंबा टाइम दिया है। फ्रॉम 1856 टू 1863, ये लगभग हो गया 7 ईयर्स। 7 ईयर्स इन्होंने रिसर्च की थी। रिसर्च किस पर की थी उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमने कहा ये रहने वाले कहाँ के थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, हम कहेंगे इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रियन अंपायर में, ऑस्ट्रियन अंपायर में हुआ था। जर्मन स्पीकिंग फैमिली में हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनकी जो फैमिली थी वो, इसको हम ये भी कहते हैं कई बार, ये है जर्मन चेक बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, जर्मन चेक बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं इनको बोलते हैं। ओके, इनको बचपन से ही गार्डनिंग का शौक था और बी कीपिंग का शौक था। बचपन से ये क्या करते थे, इनका एक तो गार्डनिंग का है ना, गार्डनर, और साथ में बी कीपर बोल सकते हैं, इनकी तरह से इन्होंने काम किया था गार्डनिंग का। इनकी जो स्टडी थी बड़ी वेरिएशन के साथ भी इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस पढ़ा, मैथमेटिक्स को पढ़ा, थोड़ा सा बायो के बारे में भी जानकारी थी इनको, इन्होंने फिलोसफी के बारे में भी पढ़ा है। तो डिफरेंट डिफरेंट इनके सब्जेक्ट का एक्सपोजर रहा था और उन्हीं के एक्सपोजर को, इनके जब रिसर्च को आप देखेंगे तभी आप उसमें समझ पाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन दिया था। जो उस समय के बायोलॉजिस्ट हैं उस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट नहीं करते थे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने जो रिसर्च की थी, रिसर्च का जो प्लांट था वो हम सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। उसे बोलते हैं पी, और कहते कौन सा मटर था, ये था गार्डन पी बोलते हैं, है ना, गार्डन पी। या हम ये कह दो एडिबल पी, खाने वाला है ना, खाने वाला है ये, गार्डन पी भी बोलते हैं। और साइंटिफिकली अगर मैं नाम दूं तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना। ये पाइसम सेटाइवम है, इसके ऊपर इन्होंने अपने अनुसंधान किए थे, रिसर्च की थी। मटर क्या होता है, मटर के कौन कौन से कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था, उन सभी के हम छोटी छोटी बातों का केवल डिस्कशन करेंगे और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो और मटर का जो प्लांट होता है वो होता है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी फ्लावर है,
फ्लावर इसका होता है द्विलिंगी, या हम इसको कह सकते हैं मोनोइसियस। मोनोइसियस समझना है इसको। ये फूल इसका फ्लावर होता है, वही नर है वही मादा है, वही मेल है और वही फीमेल है, तो ऐसे को कहते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही फ्लावर, मोनो एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो उसको मोनोइसियस कहते हैं। इसमें अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। दो टर्म होती है, मोनोइसियस और डायोइसियस। ओके, मोनोइसियस मतलब मोनो मतलब सिंगल, एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए हम कहते हैं मोनोइसियस। डायोइसियस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट इन ए फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं दूसरे फ्लावर में। तो दो डिफरेंट फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसको बोलते हैं डायोइसियस कहते हैं। तो ये तो केवल टेक्निकल टर्म की बात है, यहाँ पे बात कर रहा हूं। ये जो फ्लावर होता है ये कैसा है, ये बंद है, क्लोज्ड फ्लावर होता है। ये फ्लावर है, इसकी क्या विशेषता है, ये क्लोज्ड रहता है, खुलने वाला नहीं है, बंद रहता है। जब बंद रहेगा, बाइसेक्सुअल है, तो इसमें क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, ये इसकी विशेषता है। सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है, अपने आप रिप्रोडक्शन करता है। पोलिनेशन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। इस चैप्टर के बात नहीं है पोलिनेशन, अलग चैप्टर में आएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन क्लियर कर देता हूं। यहां पे देखिए, ये मान लेते हैं एक फ्लावर है, ये हो गया एक फ्लावर हो गया, ये यहां पर है दूसरा फ्लावर, ठीक है, ये हो गया फ्लावर हो गया। और फ्लावर में क्या होते हैं, यहां पर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहां पर सेंटर में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मैं यहां पर आपको शॉर्ट में केवल बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, डिटेलिंग अदर चैप्टर में आएगी। और ये वाला जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें आगे की ओर होती है स्टिग्मा, इसके नीचे का पार्ट है उसे बोलते हैं स्टाइल, इसके नीचे का पार्ट है उसे बोलते हैं ओवरी, और इन तीनों को मिला दो तो हम बोलते हैं कार्पल। तीनों को मिला दें तो बोलते हैं कार्पल। ये क्या है, मेल पार्ट है, ये वाला कौन सा है, फीमेल पार्ट है। अब देखें पोलिनेशन क्या है, किसी प्लांट के पोलन ग्रेन, ये वाले क्या है, किसी प्लांट के पोलन ग्रेन, किसी प्लांट के पोलन ग्रेन है, एक फ्लावर के, है ना, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर पे आ जाए उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, चले यहां तक। पाइसन सेटाइमम क्लोज्ड फ्लावर है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। और इसकी क्या विशेषता है, ये एनुअल प्लांट है, ये क्या है, एनुअल प्लांट है, इसका जीवन काल 1 वर्ष ही होता है। इसका फायदा मिलता है, फायदा ये होता है कि एक्सपेरिमेंट करते हो जल्दी से पूरा हो जाता है, ये इसका फायदा मिलता है। और इसमें क्या विशेषता है, इसमें बहुत सारे हम कह दें क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कलर कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट, लाल कलर है, एग्जांपल बता रहा हूं, रेड कलर है, एक बहुत हल्का है एक बहुत गहरा है, एक ही कलर के दो पार्ट हो गए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। रेड और ग्रीन कहेंगे, वो तो डिफरेंट कलर हो गए, कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ। एक डार्क ब्लू है एक लाइट ब्लू है, हम कहेंगे कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है। कलर सिंगल है ब्लू, कॉन्ट्रास्ट अलग है, एक लाइट ब्लू एक डार्क ब्लू। हाइट एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है, एक प्लांट इतना लंबा है एक प्लांट छोटा है, करेक्टर एक है हाइट, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या कॉन्ट्रास्ट है। तो कहने की बात है, अगर ऐसा होता कि एक प्लांट है वो इतनी हाइट है जितना मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं 4 फीट का हाइट का है, दूसरा है वो 3.11 इंच हाइट का है, फीट का हाइट का, तो डिफरेंस बहुत कम है,
तो कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें क्या थे, इसमें जो कैरेक्टर थे वो कॉन्ट्रास्ट था। इसका जो प्लांट टॉल है वो 6 फीट लंबा है, 6 फीट लंबा, इतना लंबा, और जो ड्वार्फ प्लांट है वो इतना 1 फीट का। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो रिसर्च करने में आसानी रहती है। इसलिए हमने कहा क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एनुअल प्लांट होता है। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक है, और इसमें आर्टिफिशियल कराना चाहो तो भी पॉलिनेशन हो जाता है इजीली। इसमें आर्टिफिशियल जब हम पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो भी इजीली हो जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम लिखते हैं कैन बी कैरिड आउट, कैन बी कैरिड आउट इजीली। इसमें जब हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहे वो भी इजीली हो जाएगा। ये प्लांट बहुत काम का है, रिसर्च के हिसाब से बहुत अच्छा काम है। दूसरा, इसमें जो सीड्स बनते हैं बहुत सारे बनते हैं, सीड्स हैं, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है। ये विशेषताएं हैं। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने मटर के प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया। क्वेश्चन सुनिएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर यहीं पर आ रहा है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, उसका फायदा क्या मिला, है ना, फायदा क्या मिला, क्या कारण है, कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के प्लांट का सिलेक्शन किया। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपके सामने, इसके कैरेक्टर नीचे से शुरू कर लेता हूं, यहां पर बताएं क्लोज्ड फ्लावर है, ये इसकी विशेषता है। उसका फायदा क्या मिला, क्लोज्ड फ्लावर है, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया जा सकता है। 1 साल में ही जीवन काल पूरा हो जाता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। सोचो, अगर मटर के पौधे में अगर जीवन काल बड़ा होता, 10 साल होता, तो मेंडल कब एक्सपेरिमेंट करता और उसका रिजल्ट कब आता। एनुअल प्लांट होने से क्या हुआ, रिजल्ट फटाफट आने लगे, वो कई जनरेशन तक स्टडी कर पाया, ये फायदा है। क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट रूप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का सिलेक्शन मेंडल ने किया वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर बता रहे हैं क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे और इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जा सकता है। दीज आर द मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ दिस पी प्लांट। तो अब हम यहां पे और कुछ चीजों को देख लेते हैं, एक जनरल आउटलाइन बता देता हूं। ये जो मटर का फ्लावर होता है, फ्लावर, क्योंकि आपको बार बार मैं बात करूंगा इसमें, मेंडल ने रिप्रोडक्शन कराया, मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, तो हमें मटर के फ्लावर की एक आउटलाइन स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बना देता हूं, और कैसे ड्रॉ करना है वो भी ध्यान रखना है, कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी ध्यान रखेंगे ताकि एग्जाम में आपके लिए आसान रहे। एकदम देखिए मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको मटर के फ्लावर का डायग्राम बनाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में उसको उसी पैटर्न से बना सके। एग्जाम में आप पेंसिल कलर काम में ले सकते हो, उसके लिए मना नहीं है, ठीक है। और मैं यहां पे इसके बना देता हूं एंथर, ठीक है ना, ये है इसके एंथर्स। इस तरीके से एकदम मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, आपको एग्जाम में कोई जोर नहीं आएगा बनाने के लिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसका एक पेटल बना देता हूँ, और इसी तरीके से, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर इसका एक पेटल बना देता हूँ। और देखें आप किस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस तरीके से ये हो गया मटर का फ्लावर है। सिंपल बनाया डायग्राम मैंने। ये वाला क्या है इसका, ये है इसका पेटल है, ये है इसका पेटल, कलरफुल होता है, और यहाँ पे ग्रीन कलर के होते हैं सेपल, ये है सेपल, यहाँ पर नाम लिख देता हूं, ये है इसका सेपल, बार बार समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। ये वाला इसका स्टेमन, ये है स्टेमन, और स्टेमन के ऊपर क्या है, स्टेमन के ऊपर है एंथर,
ये एंथर है, और ये क्या है पार्ट, ये व्हाइट कलर का बना है, ये है इसका कार्पल है, इस तरीके से। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, बहुत सारे इसके और अदर कॉन्सेप्ट आएंगे, तो आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी ध्यान रखना है कैसे आप काम करेंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट बताता हूं कि मेंडल ने मटर के कौन कौन से 7 पेयर्स का सिलेक्शन किया था, फिर अपने आगे काम शुरू करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मेंडल ने मटर के कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था, उसके बाद हम समझते हैं उसको। तो देखिए मेंडल ने मटर के कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था। तो हमने कहा नंबर 1 है हाइट, पौधा कितनी हाइट का है, उसके लिए हमने कहा टॉल और ड्वार्फ, है ना। एज पर द कैरेक्टर ऑफ द हाइट, मटर के पौधे 2 तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो 6 फीट तक लंबे होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो 1 फीट तक ही लंबे होते हैं, इतना डिफरेंस होता है। तो ये कैरेक्टर तो एक ही है, कौन सा, हाइट है, और इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं। टर्म्स को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। समझना है यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर एक पर्टिकुलर लक्षण होता है, जैसे पौधे की लंबाई कितनी है, ये एक कैरेक्टर है। पोड का कलर, मतलब फली होती है ना, जैसे मटर की फली होती है, ग्वार की फली आती है, मटर की जो फली है उसका रंग कैसा है, फली है उसका आकार कैसा है, बीजों की आकृति कैसी है, बीजों का रंग कैसा है, और फ्लावर है पौधे पे कहां लगा हुआ है, ये कैरेक्टर है। उस एक ही कैरेक्टर का कंट्रोल एक जीन से होता है, कैरेक्टर का कंट्रोल एक जीन से होता है। और एक ही कैरेक्टर के 2 रूप होते हैं, जैसे लंबाई, हम कहते हैं ये लंबा है और ये बोना है, एक ही लक्षण के 2 पार्ट हो गए। हाइट बात कर रहे हैं हम, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि एक व्यक्ति बहुत लंबा है दूसरा हल्का है, वो तो भार हो गया ना। भार के आधार पे हम 2 कहते हैं, भारी और हल्का। हम ये लंबा है तो बोना। तो एक ही कैरेक्टर के जो 2 रूप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। तो जो हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है ना। अब यहां पर एक और मैं साथ में समझा देता हूं, फिर क्लियर कर दूंगा। किसी एक कैरेक्टर का कंट्रोल एक जीन द्वारा किया जाता है, एक जीन के भी 2 रूप होते हैं। जैसे एक कैरेक्टर के 2 रूप है, एक कैरेक्टर के 2 रूप है, टॉल और ड्वार्फ, और कैरेक्टर का कंट्रोल होता है एक जीन के द्वारा। उस जीन के भी 2 रूप है, एक वो रूप है जो एक ट्रेट का कंट्रोल करता है, दूसरा वो रूप है जो दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का कंट्रोल करता है। इन जीन को बोलते हैं एलिल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पे, एक कैरेक्टर का कंट्रोल एक जीन के द्वारा होता है, एक कैरेक्टर के 2 रूप होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। सिमिलरली हाइट का कंट्रोल एक जीन से होता है, इन जीन के 2 रूप हो गए। एग्जांपल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम कहते हैं एलिल है, एक दूसरे के एलिल है। हम कहते हैं इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये होगा, ट्रेट ये होगा, इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ये होगा। कैपिटल टी का एलिल स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी का कैपिटल टी होगा। समझने की बातें हैं। साथ में ही अभी मैंने 2 बातें लिखी है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अगले एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा। हमने ये कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसेसिव है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी लक्षण है। ये सारे प्रभावी लक्षण है और ये सब है अप्रभावी लक्षण है। अभी शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आप टेबल को समझ पाए। प्रैक्टिकली अगले एक्सपेरिमेंट में हम समझेंगे, मेंडल के पहले एक्सपेरिमेंट में। अभी एक बार आप सरल भाषा में अगर कहूं कि जब किसी एक मटर का पौधा जो लंबा है 6 फीट का लंबा है,
और एक पौधा 1 फीट का लंबा है, उनके बीच में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो हमेशा ही कौन से पौधे पैदा होंगे, लंबे या बोने? तो टेबल बताती है लंबे, ये प्रभावी कैरेक्टर हो गया, ये अप्रभावी कैरेक्टर हो गया। मटर का ऐसा प्लांट जिसमें बैंगनी कलर के फ्लावर हो और ऐसा प्लांट जिसमें व्हाइट फ्लावर हो, इनमें आपस में रिप्रोडक्शन कराएंगे तो बैंगनी कलर के फ्लावर जनरेट होंगे, हम कहेंगे ये प्रभावी कैरेक्टर है। ग्रीन, ऐसा पौधा जिसकी फली का रंग है हरा और एक ऐसा पौधा जिसका फली का रंग है येलो पीला, इनमें अगर क्रॉस ब्रीड कराएंगे तो जो नया संतति पैदा होगी उसमें क्या होगा, ग्रीन कलर की फली होगी, तो ये हो गया प्रभावी। इसकी डिटेलिंग है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में और मेंडल के प्रिंसिपल्स में आएगी, उसका डिस्कशन हम यहां नहीं करेंगे वरना टॉपिक आपस में मिक्स हो जाएंगे। एग्जाम में आपको अगर ये पूछ लिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, बड़ा भी। मेंडल ने कौन से 7 पेयर्स का सिलेक्शन किया, तब आप ये टेबल बना देंगे। पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और ऑप्शन में दे दे डार्क व्हाइट येलो और ग्रीन, तो कह देंगे ग्रीन। विच वन ऑफ इज द डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर, और ऑब्जेक्ट में आ जाए सीड शेप राउंड, सीड कलर येलो और पोड शेप इनफ्लेटेड, और लिख दे पोड कलर येलो, तो हम कह देंगे रेसेसिव कौन सा, येलो। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हमें इस टेबल को समझना जरूरी होता है।